Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of October 2023. 6 अक्टूबर का पूरा एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। 3 पार्ट्स में मैं वीडियो करूंगा। पहले मैं प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे, जिसका मैप ऑफ द डे, एंड उसके बाद फिर अपन न्यूज़पेपर एनालिसिस में आएंगे, जिसमें हम पूरा प्रीलिम्स स्पेसिफिक और एडिटोरियल पार्ट देखेंगे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। लाइक करना ना भूलें और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करना, या ये सारी चीज़ें तो आप कर लेंगे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम डॉट्स। कल आपको पता है कि क्वांटम डॉट्स के लिए कैसे नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो उसके बारे में दो तीन स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, क्वांटम डॉट्स आर द पार्टिकल्स दैट आर फ्यू नैनोमीटर्स वाइड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम डॉट्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग देयर साइज। तीसरा कह रहा है, दे आर यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल्स टू कन्वर्ट सोलर लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर देयर जो कि करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ये तो आसान सवाल है, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल थ्री। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर आप क्वांटम डॉट्स की साइज़ को देखें तो नैनोमीटर्स की रेंज में रहता है। अगर आप उनकी साइज़ चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होगा ही होगा। और फोटोवोल्टेइक सेल, मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यूज़ हैं, सेमीकंडक्टर, ये सब तो कॉमन सेंस लगाते तो फोटोवोल्टेइक सेल्स वाला आंसर कर लेते हैं ना। तो दैट इज़ द थिंग। दूसरे सवाल पे आते हैं, डायनामिक इंजंक्शन। डायनामिक इंजंक्शन एक टर्म है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। आपको बताना है किस संबंध में ये टर्म डायनामिक इंजंक्शन आपको देखने को मिला। ए है एडिशनल कैश इंजंक्शन बाय द आरबीआई थ्रू एलएएफ। दूसरा है स्पेशल राइट अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957 दैट इज एक्सटेंडेड टू एवरी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है एन ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द कॉपीराइटेड वर्क इवन बिफोर दे आर पब्लिकली रिलीज्ड। एंड डी है इट इज सिमिलर टू डायनामिक मैसेंजर दैट हेल्प्स इन 5G टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डायनामिक इंजंक्शन का, वो है सी, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर जो कि कोर्ट पास करती है टू प्रोटेक्ट द कॉपीराइटेड वर्क, कॉपीराइटेड वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इवन बिफोर दे आर पब्लिकली रिलीज, तो इसको डायनामिक इंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो मतलब पब्लिकली रिलीज होने के पहले जब आप कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट ऑर्डर निकालती है तो डायनामिक इंजंक्शन कहलाता है। तीसरे सवाल पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द क्वार्टरली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़, यानी कि बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़ हैं, उनमें क्वार्टरली कितना प्राइस चेंज हो रहा है उसका मेजर है ये इंडेक्स, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द इंडेक्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाओ का ये इनिशिएटिव है। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये क्वार्टरली चेंज को नहीं बल्कि मंथली चेंज को डिटरमाइन करता है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, कि फूड प्राइसेस में कितना मंथली चेंजेस आ रहा है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही, लेकिन पहला स्टेटमेंट गड़बड़ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। लेट्स मूव टू द मैप ऑफ द डे। तो आज का जो मैप मैंने उठाया वो है आपका ये सीरिया का मैप। सीरिया का मैप देख लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सीरिया न्यूज़ में भी था, आज भी पेपर में न्यूज़ में आपको सीरिया देखने को मिलेगा, है ना। तो सीरिया अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर बॉर्डर शेयर कर रहा है कंट्रीज़ में, टर्की के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, देन आपका इराक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर आपका यहाँ पे जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इज़राइल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और लेबनान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यही मैं ये कई बार बताता हूँ, जॉर्डन अंदर की तरफ है, इसलिए वो उधर बाहर मेडिटेरेनियन से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। उसके अलावा इज़राइल हो गया आपका, लेबनान हो गया आपका, या सीरिया हो गया, ये सारे ही आपका, टर्की हो गया, ये सब मेडिटेरेनियन से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है ना। तो एक तो ये कुछ फैक्ट्स क्लियर रखेगा कि जॉर्डन नहीं करता है। दूसरा, आपको साउथ वेस्टर्न पार्ट आप देख पा रहे होंगे सीरिया का, साउथ वेस्टर्न, वहाँ पे आपको गोलन हाइट्स दिख रहा होगा। मैं आपको गोलन हाइट्स थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ। एक्चुअली गोलन हाइट्स एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ये सीरिया है, अगर सीरिया आपको फिर से, मैंने ये दूसरा मैप है, सीरिया अगर यहाँ पे है तो गोलन हाइट्स बिल्कुल उसका साउथ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है ना। एंड वहाँ पे आपको सी ऑफ गैलीली भी दिख रहा होगा, सी ऑफ गैलीली। अच्छा, गोलन हाइट्स में देखो एक चीज़ लिखी है, एक उसका कलर जो है वो क्रीम कलर का किया गया, और क्रीम कलर अगर आप नीचे पढ़ो तो लिखा है ऑक्यूपाइड बाय इजराइल 1967। तो याद रखिएगा 1967 में इजराइल ने इसको अपने अंदर कर लिया था, और 1974 में एक सीज फायर हुआ था, सीज फायर के बाद वो बीच में एरिया ऑफ सेपरेशन डाला गया। तो जो थोड़ा डार्कर शेड है वो एरिया ऑफ सेपरेशन है, और
बाकी ये पूरा जो क्रीम कलर का पार्ट है पूरा सीरिया ने 1967 में ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लेकर के। थोड़े फिजिकल फीचर्स की बात अगर मैं करूं आपको, तो आपको यहाँ पे सीरिया में आपको बिशरी माउंटेन्स दिख रहे होंगे, देन आपको लेबनान माउंटेन्स दिख रहे होंगे, है ना। सीरिया की कैपिटल दमिश्कस है, ये आपको पता ही होगा, सीरिया की कैपिटल है। देन कुछ इंपॉर्टेंट सिटी जैसे अलेप्पो हो गया, आपकी लटाकिया हो गई, तार्टस होगी, हामा हो गई, अल हस्का हो गई, अल राका हो गई, है ना, और अबू कमाल, ताडमुर, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। सीरियन डेजर्ट भी है वहाँ पे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लेक अल असद आपको दिख रही होगी, लेक अल असद है, यूफ्रेट्स रिवर है और खाबुर रिवर है, दो रिवर हैं, यूफ्रेट्स और खाबुर, और लेक अल असद आपको दिख रही होगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। फ्रंट पेज की जो न्यूज़ है, पहले तो ये कल सिक्किम के फ्लड की ही बात चल रही कि जहाँ पे जो डेथ काउंट है वो 14 के आसपास हो गया है। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि एक ग्लेशियर फेड जो लोनाक लेक है, याद रखिएगा लोनाक लेक जो है विच इज़ अ ग्लेशियर फेड लेक, मतलब ग्लेशियर से उसमें पानी आता है, उसमें उसने ट्रिगर किया एक फ्लैश फ्लड तीस्ता रिवर में, और लोनाक, याद रखिएगा लोनाक लेक है ना, और उसके कारण वहाँ पे एक चुंगथांग करके डैम है, चुंगथांग डैम है, वो डैमेज हो गया। चुंगथांग डैम विच इज़ द मेन स्टे ऑफ द की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तीस्ता 3, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चुंगथांग डैम, ऑब्वियसली द डैम टूटेगा, ये सब होगा तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा और उस कारण से डेथ हुई है ना। दूसरे न्यूज़ में आते हैं, वो है नो एविडेंस अगेंस्ट सिसोदिया एक्सेप्ट फॉर अ स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स ईडी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ओरली ऑब्जर्व किया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने कि आपके पास मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट कोई विटनेस या कोई एविडेंस नहीं है प्रॉपर, जस्ट अदर देन द स्टेटमेंट्स एंड ऑल, है ना। उसके तो उस सब चीज़ों से होगा नहीं, आपको फैक्चुअल चीज़, सब्सटेंशियल चीज़ें जो है वो दिखानी पड़ेगी। अगर आपने किसी के ऊपर ये आरोप लगाया कि पैसा उसने लिया है, तो आपको पैसे का ट्रेल दिखाना पड़ेगा कि भैया पैसा यहाँ से निकला और यहाँ इसके पास आया, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है। और ईडी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ईडी अ बिट फर्स्ट, है ना। पहले हम ईडी के बारे में बात कर लें। ईडी एक संस्था है जो कि 1956 में पहले बनी थी, याद रखिएगा 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और जब ये बनी थी तो इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बनी थी और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आती थी। 1957 में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर हम देखें अगर प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही पार्ट है लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है फॉर द ऑपरेशनल पर्पसेस, ठीक है ना। फंक्शंस की बात करें तो ईडी रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए। इसके अलावा पीएमएलए के यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके प्रोविजंस के भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ईडी का जो डायरेक्टर होता है वो अपॉइंट होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी चेयर्ड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑफ विजिलेंस कमीशन कमिश्नर्स, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो ये लोग रहते हैं ईडी के डायरेक्टर को इलेक्ट करने के लिए। अभी बीच में ये भी था कि ईडी के डायरेक्टर का जो टर्म बढ़ाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत है ना, ये सब आपने सुना होगा। आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट है। नॉर्वेज जॉन फोसे विंस नोबेल फॉर लिटरेचर, तो ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर जॉन फोसे इनको दिया गया है और इनकी एज 64 ईयर्स है। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस अवार्ड बाय द स्वीडिश अकेडमी फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू द अनसेबल, है ना। जो अनसेबल हैं, जो कह नहीं सकते या जो अपना दुखना नहीं बोल सकते, उनके लिए उनको आवाज़ देती है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज। फिर देखो यहाँ लिखा है हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, तो बोट हाउस हो गया और मेलंकोली 1 और 2 हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बोट हाउस, मेलंकोली 1 और 2 इसमें क्या कॉमन है, तो कॉमन है कि उसका ऑथर जो है वो नोबेल प्राइज़ विनर है जॉन फोसे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो लिखा है बॉर्न अमंग द फ्योर्ड्स ऑफ वेस्टर्न नॉर्वे। फ्योर्ड्स क्या होते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्योर्ड्स, क्योंकि ये जियोग्राफिकल फीचर है और यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो ये लैंडफॉर्म है जो कि मतलब बर्फ़ वाले
इलाकों में बनता है। तो फ्यॉर्ड इज बेसिकली अ लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट रीचेज द इनलैंड, फार इनलैंड तक। क्या होता है, बर्फ़ पिघलती रहती है, ग्लेशिएशन होता रहता है, और वही ये यू शेप्ड जो वैलीज़ होती है और वी शेप्ड जो वैलीज़ होती है, वहाँ पर जब ज़्यादा ग्लेशिएशन हो जाता है तो ये वाटर बॉडीज़ के इनलैंड तक रीच कर जाते हैं, उसी को फ्यॉर्ड बोलते हैं, है ना। तो फ्यॉर्ड एक डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर है दैट रीचेज द फार इनलैंड। Fjords are often set in U-shaped valley with steep walls of rock on either side. Commonly found in Norway, Chile, New Zealand, Canada, Greenland, US states of Alaska. Sogne Fjorden एक fjord है नॉर्वे का, लगभग 160 किलोमीटर लॉन्ग है ये। तो ये काफ़ी बड़ा fjord है, सोग्ने fjorden, है ना, याद रखिएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा कर्नाटका फेसिंग ग्रीन ड्रॉट। अब यहाँ पे कर्नाटका जो है वहाँ पे ग्रीन ड्रॉट की समस्या चल रही है। तो ग्रीन ड्रॉट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो ग्रीन ड्रॉट लिख लीजिएगा, इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन अ पीरियड व्हेन देयर इज अ लिमिटेड रेनफॉल ड्यू टू विच देयर इज ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स बट द ग्रोथ इज इनसब्सटेंशियल। देखो क्या होता है, ड्रॉट जैसी ही कंडीशन रहती है, लेकिन ड्रॉट पे जैसे पूरा सूखा होता है या बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, तो यहाँ पे लिमिटेड रेनफॉल होती है। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे लिमिटेड रेनफॉल होती है, और उस लिमिटेड रेनफॉल के कारण कुछ नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से सूखा नहीं होता, यहाँ पे लिमिटेड रेनफॉल होती है, और उस लिमिटेड रेनफॉल के कारण कुछ ग्रीन प्लांट्स, कुछ नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ होती है बहुत इनसब्सटेंशियल ग्रोथ होती है, बिल्कुल सब्सटेंशियल ग्रोथ नहीं होती, बहुत इनसब्सटेंशियल ग्रोथ होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कैरावान पार्क इन केरला टू ब्रिंग मोर टूरिस्ट टू द बेकाल फोर्ट। याद रखिएगा, यहाँ पे बात चल रही है बेकाल फोर्ट की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बेकाल फोर्ट कहाँ पर है, तो कासरगोड केरला में है। और यहाँ पे पहला पब्लिक सेक्टर का पब्लिक कैरावान को जो पार्क है वो बनाया गया है केरला में। तो केरला हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप दिस कैरावान पार्क देयर, है ना, एंड इट्स अ वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट ऑन द हिलॉक ओवरलुकिंग द अरेबियन सी। तो ये फोर्ट है जो कि ओवरलुक करता है अरेबियन सी की तरफ। बेकाल फोर्ट आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है ना। एंड द कारावान पार्क एट द बेकाल विल बी द फर्स्ट पार्क इन द पब्लिक सेक्टर इन द स्टेट। पब्लिक सेक्टर का पहला पार्क रहेगा। और ऐसा नहीं कि कारावान पार्क वहाँ पे है नहीं, प्राइवेट बॉडीज़ के द्वारा बनाए गए कारावान पार्क्स हैं। तो केरला में ऐसा ही मत सोचना कि बिल्कुल कारावान पार्क नहीं है, ठीक है। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट पे। तो एडिटोरियल में आज आपको सजेशन दूंगा कि आप मत पढ़ें। देखो यहाँ पे एक नेशनल यूनिटी 3 डायमेंशनल व्यू जो लिखा है, या इस आर्टिकल में भी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगा आंसर, कोई अच्छी ऐसी चीज़ की जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, है ना। तो पढ़ने के लिए ठीक है आर्टिकल है, लेकिन मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूजिंग द टेकिंग टाइम बॉम्ब कॉल्ड डायबिटीज़ बर्डन के ऊपर है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल चेंज करके, और जो वही है स्वीट शुगर, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों का ये काम का नहीं है। एक डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे आज, चूँकि फ्राइडे है। तो यहाँ पे डस कैश टेक अवे द कैशे ऑफ साइंस अवार्ड्स। अभी रिसेंटली हुआ कि आप सबको पता होगा कि लगभग 56 प्राइजेज़ बनाए गए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत साइंटिस्टों को फेलिसिटेट करने के लिए। और इसमें जो 56 अवार्ड रहेंगे ये पद्म अवार्ड के जैसे ही रहेंगे। इसमें अब कैश कंपोनेंट हटा दिया गया है, देयर विल नॉट बी एनी कैश कंपोनेंट। तो इनका क्वेश्चन ये है कि अगर हम कैश कंपोनेंट हटा रहे हैं तो क्या उस अवार्ड की प्रेस्टीज को वो हटा देता है। तो इसमें सबसे पहली बात जो ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्कशन किया उन्होंने, सबसे पहली बात जो उन्होंने बोला कि जो अल्टीमेट मोटिवेशन होता है साइंटिस्ट का, वो कभी भी मनी नहीं होता है। वो होता है टू मेक अ चेंज, टू हेल्प टू इवॉल्व समथिंग फ्रॉम देयर नॉलेज, टू डिस्कवर समथिंग, टू इन्वेंट समथिंग, है ना।
ये सारी वो उनके लिए रियल उनकी है थी कि जब वो वो चीज़ उनकी जब न्यूज़पेपर में आती है, वो चीज़ जब बुक में आती है, तो वो उनके लिए रियल अचीवमेंट रहती है ना। कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी स्टार्ट करने से पहले उसका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं सोचता कि इसमें ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। एंड इसमें बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स भी आगे ऑथर ने दिए हैं। उनका कहना है कि नोबेल लॉरिएट से भी जब ये पूछा गया कि भैया क्या प्राइज़ है ये वो, तो उन्होंने कहा कि कभी भी कुछ हमने किया तो हमने ये सोच के तो नहीं किया कि हमको नोबेल मिलेगा तो हमको प्राइज़ मिलेगा, है ना। ये जरूर सोच के किया कि हाँ इससे कुछ लोगों को चेंज होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो क्या होता है कि अवार्ड मिलने के बाद उनकी ऑलरेडी बहुत सारी जो प्रेस्टीज है वो बढ़ जाती है। पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए लोग उनको बुलाने लगते हैं और मोटिवेशन लेने के लिए लोग उनको बुलाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर मच बेटर फैक्टर्स, है ना। एंड प्राइमरी मोटिवेशन कभी भी अवार्ड या मनी नहीं होता है। प्राइमरी मोटिवेशन कभी भी अवार्ड या मनी नहीं होता है। लेकिन अगर मनी मिल रही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है और वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। वो अपने आप में ठीक अच्छी चीज़ है, लेकिन प्राइमरी मोटिवेशन नहीं है। यहाँ पे एक स्टोरी है ग्रिगोरी पेरेलमैन की, याद रखिएगा। यहाँ पे ग्रिगोरी पेरेलमैन जो थे रशियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने पॉइंट केयर कंजंक्चर, एक मैथ की प्रॉब्लम है जो कि सेंचुरीज से नहीं सॉल्व हुई थी, पॉइंट केयर कंजंक्चर, वो सॉल्व की थी ग्रिगोरी पेरेलमैन ने। और फिर उनको फील्ड्स मेडल दिया गया जो कि नोबेल प्राइज़ माना जाता है मैथमेटिक्स का। तो उन्होंने फील्ड्स मेडल रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको मनी फेम या ये अवार्ड्स नहीं चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट दैट, कि उसमें फील्ड्स मेडल में भी मॉनेटरी बेनिफिट रहता है। उनका कहना क्या था कि नहीं, मैंने कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दिया, वो मेरा मेन मोटिवेशन था। मेरा मोटिवेशन ये नहीं था कि मुझे फील्ड्स मेडल दिया जाए या फिर मुझे पैसा दिया जाए, है ना। तो आई थिंक दैट इज़ अ थिंग। यहाँ पे ऑथर ने बात की कि जो सारे अवार्ड्स सब्जर्व किए गए हैं उसमें से एक अवार्ड था शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। बस ऑथर का ये पॉइंट है, एक जो पॉइंट अलग से मैं आपको बता दूं कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आज का अवार्ड नहीं है, 1960s से दिया जा रहा है, 1960 से। अब आपने क्या किया, इसको नॉर्मली किसी नए अवार्ड के साथ मिला दिया, तो तब इसकी प्रेस्टीज जरूर घट जाती है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कई जगहों पे कई प्राइवेट संस्थान जो हैं वो अवार्ड्स देते रहते हैं साइंस के लिए, और उन अवार्ड्स की प्राइस जो मनी रहती है वो इससे बड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन उस प्राइस की वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो एक तो ये चीज़ ये शो करती कि मनी डजेंट मैटर, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा प्राइज मनी भी होती होगी, लेकिन वो प्राइवेट संस्थान द्वारा दिए जा रहा है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा। वहीं पे गवर्नमेंट नेशनल अवार्ड देता है, इन सब में ज़्यादा प्राइज मनी नहीं रहती, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो वही ऑथर का कहना है कि प्राइज मनी इशू नहीं। लेकिन दूसरा ऑथर ने कहा कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो दिया जाता था 1960s से दिया जाता था, तो उसके साथ एक लेगेसी चल रही थी, है ना। ऑलरेडी देयर वाज अ लेगेसी अटैच टू दैट। अब आपने क्या किया, इसको भी मर्ज कर दिया नए अवार्ड्स के साथ, है ना। प्राइज मनी तो हटा है चलो, लेकिन उसको मर्ज कर दिया आपने नए के साथ, तो वो लेगेसी ख़त्म हो गई। अब ये होगा ना कि 2021 में ये अवार्ड बनाया गया था, वैसे हम क्या बोलते थे, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कब से दे रहा था, ये 1960s से दिया जा रहा है। तो इसकी लेगेसी है। MS स्वामीनाथन को ये अवार्ड दिया गया, तो आप उन लोगों की लिस्ट में शुमार हो जाते हो कि यार ऐसे ऐसे लोगों को ये दिया गया था। तो दैट इज़ द पॉइंट जो ऑथर ने यहाँ पे ज़रूर कहा कि ये ट्रबलसम है, लेकिन अदरवाइज मनी इज़ नॉट द प्राइमरी मोटिवेशन। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। शाह कॉल्स फॉर यूनिफॉर्म एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर अंडर NIA इन ऑल द स्टेट्स। अब बस एक प्रपोजल आया है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं की गई है। इनका कहना है कि टेररिज्म को रोकने के लिए एक यूनिफॉर्म एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंतर्गत काम करेगा। NIA आपको पता है 2008 में बनाई गई बॉडी है ना। मुंबई टेरर अटैक्स के बाद NIA को लाया गया था फोर्स में। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो कुछ खास नहीं है। देखो मैंने रशिया का मैप, सीरिया का मैप दिखाया था, तो लिखा है देखो 100 किल्ड इन अटैक ऑन सीरियन मिलिट्री एकेडमी। एंड हाँ, बांग्लादेश गेट्स इट्स फर्स्ट बैच ऑफ यूरेनियम। तो बांग्लादेश का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रशिया की मदद से बन रहा है। इसका नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। याद रखिएगा, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और वहाँ के लिए जो यूरेनियम है वो कौन प्रोवाइड करेगा, रशिया प्रोवाइड कर रहा है। तो रशिया ने उसको फर्स्ट बैच अभी प्रोवाइड किया है। तो यार ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि रशिया और बांग्लादेश का जो कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, दैट इज़ अ थिंग। नोबेल लॉरिएट यूनुस अपीयर्स बिफोर द ग्राफ्ट वॉचडॉग। तो यहाँ पे बांग्लादेश की ही न्यूज़ है। मोहम्मद यूनुस का नाम आप सब जानते होंगे। नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनको फॉर लिफ्टिंग मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी विद हिज पाइनियरिंग माइक्रो क्रेडिट बैंक। ये याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस का सबसे बड़ा जो रोल है वो है माइक्रो क्रेडिट बैंक। भाई मोहम्मद यूनुस ने ये कहा कि क्रेडिट की ज़रूरत तो सबको पड़ती है,
क्रेडिट आप अभी क्या है, बिजनेसमैन 1 करोड़ का क्रेडिट ले रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेली के काम के लिए भी क्रेडिट चाहते होंगे, जो चाहते हैं 50 रुपये का लोन, जो चाहते हैं 100 रुपये का लोन, जो चाहते हैं 150 रुपये का लोन। तो ये है माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट मतलब कि जिनको 50, 100, 150, 200, 1000 रुपये तक की ज़रूरत है, उनको आप पैसे दो। तो ये माइक्रो क्रेडिट का जो आइडिया था ये मोहम्मद यूनुस का था, और इस कारण से इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर। बट अभी इनके ऊपर ये केस चला दिया गया है शेख हसीना के साथ, ही ज़्यादा अच्छे टर्म्स में नहीं, इस कारण से। सर्विसेज PMI सिग्नल्स सितंबर बूस्ट। तो यहाँ पे जो PMI है यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, पहले तो आप याद रखिएगा कि ये मंथली निकाला जाता है हर मंथ। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज दोनों के लिए निकाला जाता है। फिर इसमें ये याद रखिएगा कि 50 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 की वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो एक्सपेंशन हो रहा है इंडस्ट्री का, 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। और ये दोनों चीज़ें देखी जाती है, और 50 के बराबर है तो नाइदर एक्सपेंशन नॉर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। कल का मैच आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड ने किस तरीके से धोया। मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको बोला था ना कि देखो इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छी न्यूजीलैंड जीतना चाहिए न्यूजीलैंड को, है ना। मैं न्यूजीलैंड को चाहता हूँ, तो देखो जीत गया। प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रे, यहाँ पे ऑथर ने बात की है जो ओल्ड एज पीपल हैं, सेनाइल पीपलों के साथ क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो पहला इशू तो है फिजिकल एस्पेक्ट, जो उनके चेंज हो जाते हैं। ऑब्वियस आता है फिजिकल एस्पेक्ट में, जैसे उनके मसल मास घट जाता है है ना, ग्रेइंग हेयर्स, मसल मास डिक्रीज होना, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इनमें डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, सोशल आइसोलेशन बढ़ जाता है, पॉवर्टी बढ़ती है, एजिज्म बढ़ता है, पेसिमिज्म बढ़ता है, निहिलिज्म बढ़ता है। दीज आर ऑल द सोशल चैलेंजेस द एल्डर्स फेस, ठीक है। फिजिकल, मेंटल, फिनेंशियल, हर तरीके के चैलेंजेस हैं। एरिक एरिक्सन नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सोल्यूशन दिया है, वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये एक मॉडल उन्होंने दिया है, साइको सोशल मॉडल है ये, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। उन्होंने ये कहा है कि एक ओल्ड एज का जो पर्सन है उनको उनके एकम्प्लिशमेंट्स को पॉजिटिवली दिखाना चाहिए। उनको हर समय डिस्पेयर के साथ आप फिल कर दो अगर उनको लग रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं तो। Indian culture emphasizes acceptance of the past, present, and the future as a means of achieving peace of mind in old age, accepting the limitations that old age imposes on us, and renouncing our responsibilities without a sense of suffering or loss are essential to the age, है ना। तो साइकोलॉजिकली ये चीज़ करने की जरूरत है। इसको ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर कहा जाता है, ठीक है ना। कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या आपका अभी आपने उसका नाम सुना होगा, अल्जाइमर्स का नाम सुना होगा। दे आर ऑल रिलेटेड टू एज एंड ऑल, है ना। एंड स्पेशली जो एल्डर वुमेन है वो और ज़्यादा फेस करती हैं सारे इश्यूज़ को, है ना। एंड ऑथर ने कहा कि इसके अलावा ओल्ड एज के साथ एक स्टिग्मा भी अटैच हो जाता है। तो हमको कोई वही करना चाहिए कि एल्डर फ्रेंडली एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए। हमको एक एल्डर फ्रेंडली ना केवल लोकेशंस मतलब जोग्राफिकल बनानी चाहिए एल्डर फ्रेंडली, बल्कि फिजिकल और मेंटल स्टेट भी उनका मतलब एल्डर फ्रेंडली रखना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द video. Please do like and subscribe. Keep loving us. Thank you. Have a nice day.